चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समाज के बारे में हमने कर लिया था मामला, समाज वाला, और समुदाय में आगे चलना था। समुदाय में कोई परिभाषा लिखा था शायद हमने, है ना? एक बार बताइए कोई परिभाषा। और एक आम, हाँ ठीक है। हम्म हम्म ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्थानीयता भी कोई चीज लिखे थे क्या उसमें? तत्व में लिख लीजिए स्थानीयता, है ना? स्थानीयता, स्थानीयता का मतलब ये हुआ कि कोई भी लोकल चीज कनेक्ट होगी, ठीक है, वहीं की लोकल चीज कनेक्ट होगी, उससे जुड़ाव होगा। ये समुदाय की विशेषताओं के तौर पर हमने देखा। तो समुदाय और समाज में मैंने अंतर बता दिया था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। समाज मैंने बताया था कि जहां पर भी आप देखोगे कोई अर्थपूर्ण संबंध विकसित होता है, वो क्या है? वो समाज है, ठीक है ना? और समाज का दायरा बहुत बड़ा है, आई मीन उसको एक्चुअल बाउंड्री में बांधना मुश्किल है, बाउंड्री में नहीं बांधा जा सकता उसको, ठीक है ना? लेकिन समुदाय की बाउंड्री हो सकती है। समाज इन जनरल हम बोल देते हैं, देखो समाज क्या बोल रहा है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो उस वक्त हम अपने आसपास के लोगों को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि समाज क्या बोलेगा, है ना? तो ऐसा वाला मामला तभी होता है जब या तो हम अपने रिश्तेदारों की चिंता कर रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स देना है ना, नहीं निकला तो समाज के लोग क्या बोलेंगे। तो कौन से लोग हैं समाज जब हम बोलते हैं? तो बहुत क्लोज वाले होते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, इतना ही। तो साफ जाहिर है जिसको आप पहचानते हो उसको आप समाज बोलते हो, ठीक है ना? बाकी लोगों से आपको मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी अर्थपूर्ण संबंध, तो अर्थपूर्ण संबंध कब होगा? जब आपकी डायरेक्ट किसी से पहचान है, तब अर्थपूर्ण संबंध होगा, ठीक है? तो उस सेंस में जब चीजों को देखते हैं आप, तो अर्थपूर्ण संबंध होने के लिए दो लोगों के बीच में अंतःक्रिया होनी चाहिए, इंटरेक्शन। तो इस पर बात हुई थी हमारी, ग्राहक दुकानदार, है ना, शिक्षक छात्र, इस तरह से। तो इस अंतःक्रिया के पश्चात फिर कोई ना कोई परिणाम निकलेगा, उस परिणाम से ही अर्थपूर्ण संबंध की बात होती, मीनिंगफुल रिलेशन इंग्लिश में, ठीक है ना? अर्थपूर्ण संबंध होना चाहिए। तो कोई भी राह चलते आप उसको समाज नहीं कह सकते जब तक कि वो व्यक्ति आपको जान ना जाए, और जानने के बाद वो फिर आपके जीवन में कोई ना कोई हस्तक्षेप रखता हो, वो आपको जान रहा हो किसी रीजन से, या आपके बारे में वो पढ़ता हो, देखता हो, वो भी कुछ कमेंट करे आपके ऊपर, तो वहां से समाज का दायरा। हालांकि सोशल मीडिया के चलते जो सामाजिक दायरा हमारा वो अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया, व्यापक हो गया, क्योंकि आपके जान पहचान वाले लोग काफ़ी उधर भी होंगे, या वो लोग आपको जानते होंगे, या आप अंतर्राष्ट्रीय कोई फिगर हैं, जैसे मान लो सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनका तो फिर उनकी तो बाउंड्री खत्म हो गई, है ना? उनको सभी लोग सभी जगह जानते हैं। तो एक तरह से समुदाय को हमने अलग माना, जिसकी फिक्स बाउंड्री है, जिसमें लगभग लगभग लोग एक दूसरे को ज़्यादा नज़दीक से जानते हैं समाज की तुलना में, ठीक है? और फिर किसी रीजन से आप में वो यूनिकनेस है। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कोई एक जाति धर्म के लोग मिलकर मोहल्ला बना लें, है ना? कोई एक विशेषता, जैसे प्रोफेसर कॉलोनी मैंने बताया था, या फिर ट्रांसपोर्टर कॉलोनी हम कह देते हैं, तो वहाँ पर उसी तरह की विशेषता आपको दिखाई दे सकती है। तो इस रूप में समुदाय और समाज का अंतर हम देख सकते हैं। क्लियर है? ज़्यादातर क्वेश्चन अब तक जो पूछा आपको, समुदाय और समाज में अंतर पूछा है, 30 वर्ड्स में आएगा, तो 3-4 पॉइंट्स भी आप लिख दिए तो काफी होगा, ठीक है? नेक्स्ट, दोनों में अंतर के पॉइंट्स लिख लीजिए, समुदाय और समाज के बीच अंतर के बिंदु। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो समुदाय दिख सकता है हमें, है ना, किसी एक विशेष क्षेत्र में, जाति धर्म किसी विशेषता के कारण, इसके पहले जो विशेषताएं लिखे हम, है ना, तो उस वजह से समुदाय दिख सकता है हमें, हम पहचान सकते हैं कि अच्छा ये समुदाय है। जबकि समाज को आप ऐसे देख नहीं सकते, समाज को केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे समाज है या नहीं, उसको महसूस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे पानी में, मतलब ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बेस्ट तरीका है कि किसी के गर्दन को डुबा दो पानी में, है ना, फिर देखो ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है, वो पूरा जोर लगाएगा बाहर आने के लिए, ठीक है?
तो ठीक वैसे ही जब आप समाज की उपस्थिति को पहचानना चाहते हो तो आप कोई ऐसा काम करके देखो जो समाज के विपरीत हो। ठीक है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि समाज कितना उपस्थित है आपके जीवन में या कितने लोग जानते हैं। तो वो उसी तरह के काम है जिसमें आप देखते हो इंटरकास्ट मैरिज है ना, या समाज के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा काम कर लेना, तो अचानक से वो खलबली मच जाती है, सब लोग ना विरोध लिखना चालू कर देंगे, बहुत कुछ। तो वहां से फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा समाज है, ऐसे दिखता नहीं है लेकिन समाज का प्रेशर फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा काम करता है। आ रहा समझ में? ठीक है। हाँ हो सकता है, क्योंकि हाँ गलत, देखो अभी क्या हो रहा है ना, जब धर्म का कोई भी मामला होता है तो वो इमोशन से कनेक्ट होता है बेसिकली, है ना। और सारे लोग, हम लोग इमोशनल बहुत हैं धर्म को लेकर, जबकि हम तार्किक नहीं है धर्म को लेकर। तार्किक होना चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो तार्किकता के आधार पर होता है। तो एनीवेज बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्ट होती हैं लोगों के साथ, सभी धर्मों में है कुछ ना कुछ चुनौतियां हैं, कहीं पर किसी कारण से हंगामा कर देते हैं, लोग मार देते हैं, है ना। तो चूंकि ये संवेदनशील समय है अभी, आप किसी को टच भी कर दोगे ना तो वो बहुत भरा पड़ा है अंदर से, है ना, दोनों सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके से। जो लोग त्रस्त हैं दिन भर वही खबरें सुन के, उनको पूछ लो तो वो अगेंस्ट बोलेंगे, और जो लोग भक्ति भाव में डूबे हैं वो बोलेंगे भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे, आपको बस यही देखना है कि अभी हम प्रशासन में जा रहे हैं, और प्रशासन में हमारी जिम्मेदारी क्या है? तटस्थ, न्यूट्रल। तो धर्म आपका घर पे रहेगा, काम आपको संविधान के लिए करना है, बॉसेज आपके राजनीतिक होंगे, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो टॉपिक आपको परेशान तो करेंगे, है ना। आप प्रशासन में रहते हुए ये नहीं बोल सकते कि भैया हम वो राम मंदिर वाला फ्लेक्स नहीं लगाएंगे, आपको लगाना पड़ेगा। फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो मना कर देगी, जरूरत नहीं बोलेगी वो। तो ये तो हम लोग को सीखना पड़ेगा ना सभी राजनीतिक दलों के साथ काम करने, क्योंकि आइडियोलॉजी अलग अलग है। और ये साफ जाहिर है कि धर्म का सभी राजनीतिक दलों ने धर्म और जाति का स्पष्ट तौर पर राजनीतिक इस्तेमाल किया है और करते रहेंगे, क्योंकि आप और हम उससे प्रभावित होते हैं। तो आप और हम जिस चीज़ से डायरेक्ट प्रभावित होते हैं तो वो तो लाएंगे ही। एक समय था जब हेमा मालिनी से लोग प्रभावित होते थे, तो चुनाव प्रचार में हेमा मालिनी खड़ी रहती थी। हाँ अभी भी होता है। तो आप जिससे प्रभावित होंगे वो लोग उस काम को करेंगे, सभी राजनीतिक दल। तो मुद्दा इतना ही है कि आपको और हमको अवेयर होना है, नहीं तो वैसी घटनाएं घटती रहेंगी। ठीक है, समुदाय मूर्त है, समाज अमूर्त है ना। तो समाज को देखना समझना सिर्फ केवल समझा जा सकता है, देखकर आप नहीं बता सकते कि ये देखिए समाज दिख रहा है हमें। ठीक है, कुछ अपवाद स्वरूप उदाहरण हो सकते हैं कि नहीं सर समाज तो दिख रहा है, लेकिन इन जनरल समाज अमूर्त है, उसको देखा नहीं जा सकता, समझा जा सकता, उसके प्रेशर को महसूस किया जा सकता है। अगला टाइटल दीजिए समिति। नेक्स्ट समिति। ठीक है, तो कुल मिलाकर समिति की जब हम बात करते हैं तो उसमें विशिष्ट लोग हैं और उद्देश्य विशिष्ट होगा। समुदाय में विशिष्ट था क्या? उद्देश्य नहीं था, है ना। छोटा मोटा रह भी सकता है लेकिन हमेशा उद्देश्य होगा जरूरी नहीं, लेकिन समिति में हमेशा उद्देश्य होगा। और समिति हम किसको बोल रहे हैं? परिवार, संगठन। जैसे पाथाईस एकेडमी को भी लोग समिति कह सकते हैं परिभाषा में देखा जाए। हालांकि एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, संगठन भी पढ़ेंगे, तो वो एक अलग संस्था है ना, संस्था कहा जाएगा। तो उस सेंस में आप देखोगे समिति की जब हम बात करते हैं तो निश्चित उद्देश्य होंगे, सदस्यता निश्चित होगी, नियम कानून होंगे, स्थान विशेष पर संचालित होगा, और इस तरह से किसी न किसी नियम कानून में आपको समिति का गठन दिखाई देगा। क्लियर है? एक लिखे समाज और समिति में अंतर लिखे, फिर आपको और जल्दी समझ। हाँ बोलिए। हाँ अब देखो, चर्च समिति इसलिए क्योंकि चर्च में क्या है, एक संरचना है। ठीक है, संरचना मतलब कोई ना कोई अधिकारी होंगे, सभी जगह पर होते हैं पदाधिकारी, तो वो चर्च उस रूप में एक समिति है। निश्चित उद्देश्य है उसके। चर्च हम वो दीवार की बात नहीं कर रहे हैं, उस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, चर्च के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बातचीत हो रही है। चर्च तो एक बिल्डिंग मात्र है, यदि वैसा देखो तो फिर वो कुछ भी नहीं समझ में आए। जैसे मस्जिद है, तो मस्जिद तो एक बिल्डिंग मात्र है,
धर्म स्थल है जहाँ जाकर पूजा करनी, साफ सुथरी जगह है, और कुछ नहीं होता इसके अलावा, मस्जिद के अलावा, है ना। तो पूजा तो हम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे बाबरी मस्जिद का भी जो झगड़ा है, वो आदमी कहीं भी पूजा कर सकता है, हाँ, लेकिन वो एक गलत झगड़ा इस दिशा में चला गया कि हमको वहीं पूजा करनी। दोनों धर्मों में ये अड़ गए ना लोग। हिंदू धर्म बोला भाई हमारी पूजा यहीं होगी क्योंकि जन्म स्थान है। मस्जिद वाला बोल रहा है भाई पहले से हम यहीं पर नमाज पढ़ते थे, पहले से यहीं पर, जबकि नमाज तो कहीं भी पढ़ सकता आदमी। मज़ेदार बात यह है कि पेड़ के नीचे कहीं पर भी, जब पहली बार भी बनाए होंगे तो सरकार ने जगह ही दी होगी ना कि अच्छा यहाँ बना लो। तो एनीवेज वापस आता हूँ चर्च वाले मैटर पे। तो ये सब बिल्डिंग्स हैं बेसिकली, उसके अंदर की जो व्यवस्था है उसको समिति बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ, चर्च के अंदर एक व्यवस्था होती है, जैसे पादरी होंगे, है ना, कुछ लोग वहाँ पर काम करते हैं, साफ सफाई वाले होंगे, उनके मैनेजर होते हैं। मंदिर में नहीं होता है, तो मंदिर भी उसमें शामिल है, ठीक है। नहीं, चर्च तो उदाहरण लिखे हैं, कुछ और भी आप मंदिर भी लिख लो, मस्जिद भी लिख लो, हाँ, वाई नॉट। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति पढ़े हैं हम तो, हाँ, फिर वहाँ भी उदाहरण दे, वो चर्च का एक नाम ले लिया, आप किसी का भी नाम ले सकते हो। मंदिर समिति, अभी इतने बड़े मंदिर को बनाया तो बिना समिति को चलना ही नहीं, ठीक है। उद्देश्य यही होता है धार्मिक कार्य करना, निश्चित उद्देश्य है ना। क्या वहाँ पर पूजा होगी, धर्म संबंधित पूजा होगी। अब जैसे मंदिर है तो मंदिर समिति का काम दो तीन होगा, लोगों को रोजगार देना, लोग जो भक्ति भाव के लिए आएंगे उनको समय देना, उनके लिए व्यवस्था करना। तीसरा है कि बाहर से जो भी पर्यटन के नाम से आ रहे हैं, कई बार दोनों एंगल से लोग जाते हैं कि आप देखने ही जाते हो, भाई आपको सीधे सीधे धर्म से लेना देना नहीं, तो ऐसे लोगों की व्यवस्था क्या होगी, कहाँ से फोटो खिंचाना है, कहाँ से व्यवस्था, सब वहाँ पर लिखा रहता है। अब कैमरा मान लो बैन कर दें अंदर मंदिर में ले जाने के लिए, तो क्या होगा, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। सभी धर्मों में यही होता है, हर आदमी सोचता है भाई गया हूँ तो यादगार। हालांकि अक्षरधाम टेम्पल में बैन है क्योंकि उसमें अटैक हो गया था, है ना, 2002 में उस पर अटैक हुआ था, तब से वहाँ पर बैन है। तो आप जितनी देर टेम्पल में रहोगे उतनी देर आपका मोबाइल, पर्स सब जमा कर देते हैं, बेल्ट वेल्ट जो भी है सब जमा करो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप किसी को चोट पहुँचा सके, ऐसी सारी चीज़ों को बैन कर दिया जाता है। तो एनीवेज अलग अलग व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर मंदिर समिति, दरगाह समिति, चर्च समिति, अंदर कोई तो एक पदसोपानिक व्यवस्था काम कर रही। हाँ हाँ, यहाँ मूलाधिकार का कोई लेना देना नहीं, हम बिल्कुल अलग चीज पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब दोनों के बीच अंतर लिखे, समाज और समिति के बीच। और वे अमूर्त होते हैं, बता रहा हूं मैं। अब देखो अभी जो हम समझ रहे हैं संस्था के बारे में, तो थोड़ी देर के लिए विवाह एक संस्था है ना। अब विवाह में विशेष क्या है, एक प्रक्रिया आधारित क्रिया है ना, एक विशेष प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस का पालन हो रहा है। अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, संस्था बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन वाला संस्था नहीं, इसको अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन बोला गया, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, क्लियर है। अब इंस्टीट्यूशन जब हम बोल रहे हैं या हिंदी में संस्था जब हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक प्रक्रिया है, इसमें एक निरंतरता है, ठीक है, इसके सदस्य होंगे, इसमें रीति रिवाजें होंगी, इन सभी को हमने संस्था कहा। फिर ऐसे ही शिक्षा को एक क्या माना हमने, संस्था माना। बिल्डिंग नहीं, शिक्षा। शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है। फिर देखोगे आप इसमें निरंतरता है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, राइट। और शिक्षा को हम, इसके लिए जरूरी है शिक्षा के लिए कि किसी बिल्डिंग के अंदर सिखाया जाए, कहीं पर भी हो सकती है ना शिक्षा। तो अब देखो पहले गुरुकुल जमाने में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे लोग, तो इसका मतलब ये हुआ विवाह भी वैसे ही है। विवाह में जरूरी नहीं कि कोई संस्था का ये वाली संस्था नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करे,
ठीक है। विवाह एक प्रक्रिया है, उसे हमने सामाजिक मतलब समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से जो संस्था हम कह रहे हैं वो हम नाम दे रहे हैं। ऐसा नाम देने के पीछे क्या हुआ, इसमें रीति रिवाज है, इसमें भी रीति रिवाज है। रीति रिवाज कैसे है कि गुरु शिष्य परंपरा, क्लियर है। कोई यदि गुरु शिष्य परंपरा का पालन ना करे तो कहीं कानून में कुछ लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो ये कहां से आया होगा, रीति रिवाजों से। ये समाज के अंदर से आई हुई चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम समाजशास्त्र में संस्था या इंस्टीट्यूशन कहते हैं किसी को, तो ज्यादातर उसमें क्या होंगी, जो सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, है ना, सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कोई अर्थपूर्ण संबंध विकसित हो रहे हो। अर्थपूर्ण संबंध है यहां पर भी है, क्लियर। तो उस रूप में आप देखोगे विवाह, शिक्षा, इन सभी चीजों को हमने क्या बोल दिया, संस्था बोल दिया, ठीक है। अब संस्था में जरूरी नहीं कि कोई पद सोपानिक व्यवस्था हो। आप ध्यान रखना, बार बार याद दिला रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन संगठन वाला दिमाग मत लगाइएगा। पाथ आईएएस एकेडमी एक संगठन है, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम संस्था इनको कह रहे हैं। अब ये संस्था रूप में है, इसका मतलब ये मान्यता प्राप्त भी है। एक और विशेषता क्या हो गई, इनको मान्यता प्राप्त है। जैसे कोई बोले भाई हमारे घर में शादी है, तो उसके लिए कहीं से अप्रूवल लेना नहीं पड़ता, कि लेते हैं कहीं सब जगह पूछ के, नहीं लेते हैं ना, 2-4 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं और फाइनल हो जाता है। तो एक तरह से क्या हुआ कि इन सभी संस्थाओं में समाज की रीति रिवाजें काम करती हैं। हाँ, लेकिन आप जब किसी धर्म विशेष की रीति रिवाज का पालन करोगे तो उनको आपको मतलब सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है उनको, उनके पालन। जैसे फेरे लेना, उसमें सामाजिक मान्यता है कि हाँ भाई ऐसी शादी होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सबके लिए यूनिवर्सल हो। कुछ लोग कोर्ट मैरिज चले गए, कुछ ने माला पहना दिया एक दूसरे को तो भी शादी हो गई, ऐसा होता है ना, तो उसको भी शादी मानते हैं, उसको भी मान्यता प्राप्त। तो कहने का मतलब है कि प्रक्रियाएं उसमें शामिल होंगी, उनमें निरंतरता होगी, सदस्यता जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्लियर है, क्योंकि ज्यादातर ये प्रक्रियाओं में उपलब्ध है। विवाह प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने सिखाने का काम होता है। आप बोलेंगे सर क्या स्कूल, तो स्कूल बिल्डिंग है, स्कूल में संगठन भी है, लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा तो पढ़ना पढ़ाना है ना, उसके लिए जरूरी नहीं कि स्कूल ही काफी हो, या जरूरी नहीं कि सब कुछ स्कूल में मिलता हो, बाहर भी आप ले सकते हो। इसीलिए इनको क्या बोला, संस्था का नाम दिया गया। 1-2 लाइन और लिखे फिर समझ में आएगा। मूर्त अमूर्त वाला लिख लिए, ठीक है। अब कुछ जगह पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अब विवाह और परिवार में अंतर क्या है उसको समझिए। परिवार में स्पष्ट तौर पर क्या है, ये दोनों निरंतर चलने वाली चीजें। परिवार भी स्थायी है और विवाह भी हर बार होना ही है, लेकिन विवाह हर बार प्रक्रिया रूप में ही आप देख पाओगे, जबकि परिवार को आप क्या मान सकते हो, पद सोपानिक व्यवस्था है परिवार में, दादाजी, पिताजी, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, है ना। तो यहाँ पर सदस्य दिख रहे हैं, परिवार के भी अपने नियम हैं, इनके भी अपने नियम हैं, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप परिवार का हिस्सा होगे ही, कोई तो व्यक्ति बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि विवाह में हिस्सेदारी सभी की हो। जैसे जो बालिग नहीं उसकी शादी नहीं होगी, तो विवाह का सदस्य नहीं हो सकता वो। तो इसीलिए विवाह को किस रूप में देखा हमने, एक संस्था रूप में देखा, और कहा ये संस्था रूप में है जिसमें प्रक्रिया का पालन हो रहा है, निरंतर चलने वाली चीज है। और कहीं ना कहीं इसमें जब हम बात करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं रीति रिवाज, ठीक है ना। तो रीति रिवाजों का पालन होगा। तो आप बोलेंगे सर परिवार में भी तो है, तो परिवार में इसलिए है क्योंकि वहां पर सभी सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित किया गया है। जैसे छोटे बड़ों का पैर छुएंगे, क्लियर, बड़े छोटों को आशीर्वाद देंगे, लगभग उनका व्यवहार सुनिश्चित है वहां पर, उसको फिक्स किया गया। तो उस रूप में आपको प्रतिदिन कोई ना कोई मूल्य व्यवस्था दिखाई देगी, जिसमें जैसे पैर छू रहे हैं, दादाजी को नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, है ना, या उनका सम्मान कर रहे हैं, ये सब कुछ कहां पर दिखाई देना है, परिवार में दिखना है। और परिवार को हम क्या मान रहे हैं, एक समिति मान रहे हैं, ठीक है। और संस्था के रूप में हमने विवाह को देखा, क्लियर है। और परिवार के सभी सदस्यों को कुछ संस्थाओं से होकर गुजरना ही पड़ेगा, है ना, विवाह, शिक्षा, ऐसे, तो ये सभी संस्थाएं हैं,
इसीलिए इनको संस्था का रूप माना गया। कुछ समझ पा रहे हैं? ठीक है, हाँ। हाँ, नहीं है ना, वही तो है। विवाह, देखो विवाह में अंतर नहीं है ना, विवाह तो वही चीज है, जिस विवाह को आप जानते हैं वही तो विवाह है उसको। लेकिन हमने क्या बोला, विवाह एक संस्था है। तो आपके दिमाग में संस्था की परिभाषा पुरानी वाली है, ठीक है। पाथाइस एकेडमी एक संस्था टाइप का विवाह नहीं। विवाह अपने आप में एक प्रक्रिया है ना। विवाह क्या चीज है, आप देखोगे थोड़ी देर के लिए सोचोगे तो किसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है विवाह के दौरान, ठीक, उसी को आप विवाह बोल देते हो। लेकिन उसका कोई तो उद्देश्य है भाई, एंड में पहुंचते हैं ना हम। एंड में क्या है कि दो बालिग लोगों को साथ रहने की अनुमति देने की प्रक्रिया का नाम विवाह है, यही तो हुआ। अब बाकी जो सारा काम है वो क्या है, वो चूंकि उस प्रक्रिया के पालन के लिए सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो भूख भी लगी हो तो भोजन भी करा दो। एक उत्सव है तो लोग एक तरह से सेलिब्रेट कर लेते हैं, डांस वांस कर लो, गीत संगीत कर लो, है ना। चूंकि जो महिला है वो अपना परिवार बदल रही मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो उसका दुख भी है और उस बात की खुशी है। एक पक्ष खुशी मना रहा होता है, दूसरा पक्ष रो रहा होता है, ठीक है। फिर उधर बदल जाता है मामला, है ना, फिर वो लोग रो रहे होते हैं। हाँ। नहीं ऐसा नहीं, हाँ हाँ, देखो विवाह एज सच प्रतीक में नहीं है ना। मतलब बोला वो मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है, लिखा ना, भौतिक अभौतिक दोनों हो सकता है। तो अभौतिक होने का मतलब क्या हुआ कि विवाह जब भी होगा तो उसमें कोई ना कोई एक चीज होगी, या तो हम फेरे का पालन कर रहे होंगे, या फिर कोर्ट मैरिज में जा रहे होंगे। अमूर्त है ये चीजें, मतलब कहीं ना कहीं पर वहां पर कपल आपको दिखाई देगा। अब विवाह के बदलते स्वरूप में जरूरी नहीं कि महिला पुरुष हो, पुरुष पुरुष महिला महिला, विवाह के बदलते स्वरूप, ठीक है ना। विवाह हो जाए यही बड़ी बात है आज की डेट, कौन है नहीं सोचा जाए, है ना, चुनाव। तो आप देखोगे कि ये जो मसला है बेसिकली, तो इसी रूप में इसको देखा जाएगा। तो मूर्त अमूर्त दोनों रूप में, जैसे शिक्षा है। अब शिक्षा का प्रतीक क्या है, किताब पेन, है ना, ये कोई भी प्रतीक हो सकते हैं उसके। शिक्षा जैसे हम बोलते हैं, या डिग्री, वो जो ऊपर कैप लगाते हैं, तो वो शिक्षा से उसका सिंबल हो जाता है। बैग लिया हुआ बच्चा, उसका सिंबल हो सकता है। ये सारी चीजों को सिंबल या प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर विवाह एक प्रक्रिया रूप में है, जिसमें कुछ रीति रिवाजों का भी पालन किया जाता है, ठीक है। आप देखोगे जैसे हम बोलते हैं ना कि दहेज है, तो दहेज कुरीति है, वो रिवाज नहीं है, वो कुरीतियां हैं। तो कुछ कुरीतियां शामिल हो गई भाई। मान लो बेटी आदमी दे रहा है, तो वो एक तो अपनी संपत्ति एक तरह से दे रहा है ना, माता पिता के लिए वो संपत्ति है। उसके बाद फिर आप साथ में पैसा भी मांग रहे हो, गाड़ी घोड़ा भी मांग रहे हो, ठीक। तो इसीलिए आप देखते हो कि उसको कुछ लोगों ने नकार भी दिया, है ना। कुछ लड़कियों के बढ़िया एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, उन्होंने बिल्कुल बारात आई थी और निपटा दिया उसको, कहा भाई साहब वापस जाओ, हमें नहीं करनी शादी, है ना। ऐसे बहुत कुछ ब्रेवरी वाले उदाहरण भी हैं। तो एनीवेज, तो आप देखोगे ये सब बुराइयां हैं समाज की, जहां पर तो कुल मिलाकर विवाह को संस्था नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया है, यहाँ निरंतरता है, यहाँ सदस्य होना आवश्यक नहीं, क्योंकि सदस्यता जैसी कोई चीज नहीं है। आप उस प्रक्रिया से होकर आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा से आप, चूंकि शिक्षा का औपचारिक स्वरूप भी है, जैसे यहाँ पर भी प्रमाण पत्र मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है दोनों जगह। और आप नहीं भी लोगे तो भी आपका काम रुकेगा नहीं, आप शिक्षित तो फिर भी है ना। मान लो आपकी डिग्री जल जाए तो जरूरी नहीं कि आप उसको प्रूव कर पाए, लेकिन आप शिक्षित हैं इस बात को प्रूव किया जा सकता है ना। आप पढ़े लिखे हैं तो तर्क में पता लगता है, जरूरी नहीं प्रमाण पत्र दें। यहां पर भी प्रमाण पत्र का तो चलन अब आया ना, नहीं तो हम तो बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं ना कि भाई साथ में कोई चल रहे हैं और लग रहा है शादीशुदा हैं देखने पर, है ना, हम मान लेते हैं कि भाई पति पत्नी होंगे। नहीं तो इधर कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे आई कार्ड कौन लेकर घूमता है, ये मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए फिर भी है कि भाई मंगलसूत्र दिख गया, या है ना, मांग में सिंदूर दिख गया, या पहनावे से हम जज कर लेते हैं कि भाई शादीशुदा है। पुरुष का पता नहीं चलता है,
तो ये तो पुरुषवादी सोच में ऐसा हो गया ना कि पुरुष ने अपने लिए कोई सिंबल नहीं बनाया, महिलाओं के लिए बना दिया उसने। पुरुष का भी होना चाहिए था, कोई माला वाला उसके लिए भी कंपलसरी होनी थी, है ना। तो या कोई मार्का वार्का उसको भी ऐसे लगाना था कि भाई रोज लगाओगे तुम। तो एनीवेज हर चीज का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण भी होगा, और हर चीज, हर वैज्ञानिक तथ्य के पीछे कोई ना कोई मनगढ़ंत चीजें भी जोड़ दी जाती है, ठीक है। और पुरुषवादी समाज ने ज्यादातर ऐसा ही किया कि वो एक तरह से डोमिनेंस भी दिखता है आपको कई जगह पर, क्योंकि इस बात को जब गहराई में सोचोगे तो आपको एक टाइम के बाद समझ में आएगा कि भैया बुर्का क्यों, तो सामाजिक बुराई, अपने डोमिनेंस के लिए किया ना उन्होंने, ठीक है। उसके पीछे वो लोग कोई लॉजिक दे सकते हैं, और वो कितना तर्कपूर्ण है वो उस बातचीत से ही समझ में आएगा कि अच्छा बताओ क्यों पहनना चाहिए, क्यों महिला को शरीर ढकना चाहिए। उद्देश्य वैसे ही है बहुत कुछ कि कोई ना देखे पर पुरुष। तो फिर पुरुष को प्रकृति ने क्यों बनाया, नहीं बनाता, प्रकृति में वो चीज आती ही नहीं। तो जब प्रकृति, इसका मतलब मान के चल रहे हो कि पुरुष जो है वो करप्ट है बाय डिफॉल्ट, यही तो हुआ ना। जब आप ऐसा मान रहे हो तो वो उसका जो पति है वो भी तो करप्ट है, इसका मतलब जो साथ में चल रहा है वो सब तरफ नजर मारेगा, और महिला जो है बेचारी पूरा एकदम पैक्ड है, ठीक। तो बहुत बहुत सारे जगह पे आप जब पुराने मान्यताओं को देखोगे ना तो उनको हथौड़ा मार सकते हो आप, है ना। वो बहुत ज्यादा देर तक टिकेंगे नहीं बहस में, क्योंकि खत्म ही होना है उसको, ठीक है। फिर भी बहुत सारे देशों में आप देखोगे उसका चलन है, सरकारी तौर पर वहाँ चलन है। ईरान हो गया, अरब देश हैं, तो उनके पहनावे और ये सारी चीज़ें अलग हैं, ठीक। तो अब हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है कि उन समाजों में क्या परेशानी नहीं आती होगी, क्या उन समाजों में उस तरह की घटनाएं नहीं जन्म लेती होंगी, क्योंकि भारत एक मिक्स्ड कंट्री है ना। सभी तरह के समुदाय, समाज, धर्म के लोग रहते हैं, तो भारत में बहुत सारी चुनौतियां वैसे पैदा होती हैं। मतलब हम मंदिर बना रहे हैं तो भी चुनौती है, नहीं बना तो भी चुनौती है, मस्जिद बन गया तो चुनौती है, नहीं बना तो चुनौती है ना। ये भारत देश में। एनीवेज वापस आते हैं, आई होप क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए, किसी एक समय पर लिखिए, ठीक है। अब अंतःक्रिया की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इंटरेक्शन, है ना। अंतःक्रिया का अंग्रेजी शब्द इंटरेक्शन हुआ। जैसे माता पिता हैं या माँ और बच्चे हैं, उनके बीच भी अंतःक्रिया होगी। अंतःक्रिया मतलब दो लोगों के बीच कोई भी क्रिया, बातचीत से है, या दुकानदार से आप सामान ले रहे हैं, वो भी अंतःक्रिया है। टीचर पढ़ा रहे हैं, ये भी अंतःक्रिया है, हम बातचीत करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इस रूप में इसको देखा जाएगा। देन सामाजिक समूह की जब हम बात करते हैं तो समूह स्वाभाविक तौर पर क्या हुआ, एक से अधिक लोग साथ जब रह रहे हैं तो समूह का रूप है ना। लेकिन समूह बस स्टैंड पर बना हुआ है, उसको हम समूह नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। झुंड और समूह में क्या अंतर हुआ, ये एक दूसरे को पहचानते हैं और झुंड में लोग नहीं पहचानते, क्योंकि बस स्टैंड पर जो भीड़ खड़ी है वो सभी लोग बस में चढ़ना चाहते हैं, उनके बीच कोई संबंध हो जरूरी नहीं है, एक ही कॉमन मैटर है कि सब वो सेम बस में चढ़ना चाहते हैं, बस इतना ही कॉमन है ना। तो वो इसीलिए उसको झुंड कहा गया, क्योंकि झुंड का कोई उद्देश्य, कोई पहचान नहीं है, पहचान एक ही कि सभी सवारी हैं। हाँ, बस खराब हो गई, बस को लंबी यात्रा करनी पड़ी, फिर दोस्ती हो गई, लोग मिल बांट के खाना पीना शुरू कर दिए, बस का टायर पंचर हुआ तो सब लोग बनाने में लग गए, वो फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि उनके बीच एक समूह का निर्माण होता है, राइट। और सामान्य समूह जब बात करें तो उनके बीच में कोई ना कोई पहचान का एक कोई लिंक होगा, एक कड़ी होगी जिसने आपस में सबको जोड़ रखा है। मे भी या तो परिवार के, एक ही परिवार के सदस्य होंगे, अलग अलग परिवारों के सदस्य एक दूसरे को जानते होंगे, पहचानते होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्लोजनेस ज्यादा है, ठीक है ना, नजदीकियां ज्यादा है यहाँ पर, और झुंड में वो नजदीकियां नहीं है। तो जब हम सामाजिक समूह की बात करते हैं या समूह की बात करते हैं ओवरऑल, तो प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, है ना, ये सब समूह के शब्द आएंगे। तो कुल मिला के व्यक्तियों का समूह जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से कोई तार्किक संबंध रखते होंगे, जैसे माँ और बेटे के बीच संबंध, ठीक है, या किसी महिला ने किसी बच्चे को गोद लिया तो भी उनके बीच संबंध तो होगा ही, माँ बेटे का, क्लियर है।
क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर इस बारे में जोर नहीं दिया जा रहा है कि माँ की कोख से जन्म लिए हुए ही सारे बच्चे उनके बच्चे होंगे, कोई भी बाहर का सदस्य भी बेटा बन सकता है। तो उस सेंस में क्या हुआ, वो सभी उस समूह के सदस्य हो गए। आगे लिखिए। समूह जो परिवार है आपका, वो रिश्तेदारी प्राथमिक, जैसे आपका परिवार है प्राथमिक समूह हो गया, ठीक है ना। अब यहां से ऐसे समझना है कि परिवार या विवाह है ना, इनकी मतलब एक ही जगह उसको ऐसे बाउंड्री में नहीं बांधना है, उसका कई जगह लिंक होगा ना। फिर परिवार में आप किस रूप में रहते हैं, समूह रूप में रहते हैं। परिवार में आप समूह रूप में रहते हैं। तो अब हम रहने पर अध्ययन कर रहे हैं कि जो अंतःक्रिया होती है उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। आ रहा समझ में? तो समूह क्या है, समूह कहीं पर भी हो सकता है। जैसे आपका प्राथमिक समूह क्या हो गया, आपका जो क्लोज ब्लड रिलेशन वाला समूह है, आपके माता पिता भाई बहन, ये प्राथमिक समूह है। द्वितीयक समूह क्या हो गया, इन लॉज की जब हम बात करते हैं या दूर रिश्तेदारों की बात करते हैं, वो द्वितीयक समूह हो गया। कुछ और भी एक है, संदर्भ समूह कहा जाता है, आगे लिखेंगे हम लोग संदर्भ समूह। तो संदर्भ समूह का मतलब क्या हुआ कि आप किसी को संदर्भ मानते हैं, अरे वो हमारे गांव के लोग हैं, वो बहुत ऊपर निकल गए अपने काम काज में, हमें उनके जैसा बनना है। तो वो संदर्भ समूह है आपके लिए। हमें बिल गेट्स के परिवार जैसे बनना है, उस कंपनी जैसे बनना है, या हमें अमिताभ बच्चन के परिवार जैसा बनना है, वो संदर्भ समूह हो सकता है आपके लिए, जिसमें आप रेफरेंस देकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा। ठीक है, तो संघ बोला तो संघ का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, संघ बना सकते हैं। ठीक है, एकजुट होकर बना लिया। तो इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया ना कि कोई भी एक उदाहरण जरूरी नहीं कि वहीं फिट बैठ गया तो दूसरे में नहीं आएगा। समाजशास्त्र थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लेकर चलता है। आपके जो बाहरी अब तक जो आपने नॉलेज लिया है औपचारिक, उससे हट के कुछ जगह पर आपको चीजें दिखाई देंगी। दो चार जगह है बस, बाकी तो सब लगभग सिमिलर है, जो आप जानते हो वहीं पर यहाँ पढ़ रहे हो आप। ठीक है, अब आगे लिखिएगा इसमें समूह के प्रकार। पहला बिंदु, गुणों का विकास। गुणों का विकास है ना, जैसे बच्चे रह रहे हैं तो बच्चों का समाजीकरण होगा, उनके अंदर गुण विकसित किए जाएंगे। और अब तो खैर संयुक्त परिवार रहा नहीं तो संयुक्त परिवार में वो गुण और ज़्यादा विकसित होते थे। ठीक है ना, और अधिक सुरक्षित माने जाते थे मूल्यों के हिसाब से। खासकर संयुक्त परिवार को एक आदर्श स्थिति में देखा जाता था। आज है या नहीं उपलब्ध है ना, लेकिन बहुत कम संख्या में। जैसे मैं जानता हूँ राजनांदगांव में एक परिवार है, उनके यहाँ पर मेरे ख्याल से 100-150 लोग एक साथ रहते है ना, रोज लंगर बनता उनके यहाँ है ना। इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनेगा, है ना। और सेंट्रल अकाउंट है, मजेदार बात। तो पैसा ही ज्यादातर मामलों में तोड़ देता है ना। अब बच्चे आप भेज रहे हो उसको बाहर, पुणे हैदराबाद पढ़ने के लिए, बैंगलोर, है ना। अब वहाँ आईटी पढ़ के थोड़ी ना आएगा संयुक्त परिवार में कि सबका मैं आईडी बनाते रहूँ, सबके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करूँ। तो भागेगा बाहर। तो जैसे जैसे बाहर जाना शुरू होते हैं, परिवार टूटना शुरू होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप ज़्यादा जिम्मेदार किसके लिए होते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, और जैसे ही वो फीलिंग वहाँ आएगी, वो परिवार टूटना शुरू हो जाएंगे। इसलिए संयुक्त परिवार ज़्यादा चल नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो तार्किकता है वो ख़त्म होने लगी समय के हिसाब से। क्यों बना के रखना, क्यों एकजुट रहना। आगे लिखिएगा, सामाजिक व्यवहार का निर्धारण। सामाजिक व्यवहार का निर्धारण, जैसे बड़ों को नमस्ते करना, छोटों को सम्मान देना। सामाजिक व्यवहार का निर्धारण। तीसरा, सामाजिक नियंत्रण के साधन। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक व्यवहार किसको बोलेंगे हम, बताइए। सामाजिक व्यवहार क्या हुआ, जैसे शादी में गए किसी के यहाँ, कोई गिफ्ट लेकर गए हम, होता है। किसी की मृत्यु में गए तो आदमी सोचता है कि भाई वहाँ पर ज़्यादा तड़क भड़क करके ना जाए, एक सामान्य व्यवहार अपेक्षित होता है। आदमी बहुत सज धज के नहीं जाता वहाँ पर, हमारे देश की परंपरा में। बट
कुछ धर्मों में जैसे क्रिश्चियनिटी है तो वहाँ पर प्रॉपर वो लोग तैयार वैयार होकर जाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, है ना। तो एनीवेज ज़रूरी नहीं कि सब लोग उसको फॉलो करें। कुछ जैसे बंगाल में है, शायद वो लोग नाचते गाते जाते हैं, है ना, जो व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया से, तो ऐसा कुछ है। उसमें भी अलग अलग कंडीशंस हैं कि एक्सीडेंट से किसी की डेथ हुई तो उसमें दुख मनाएंगे, कोई बुजुर्ग व्यक्ति चला गया तो ढोल धमाके के साथ जाते हैं कि इसको एक तरह से मुक्ति मिल गई करके, है ना। और डेड बॉडी को दौड़ते हुए लेकर जाते देखा है मैंने, ठीक है। तो वो भी शायद कोई परंपरा का हिस्सा होगा। तो इस तरह से सब लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। तीसरा, सामाजिक नियंत्रण का साधन लिख लिया, तीसरा बिंदु, है ना। ये नियंत्रण कैसे करना है, बोलिए कैसे नियंत्रित होगा? नहीं, संयुक्त परिवार जरूरी नहीं है इसके लिए, माता पिता भी नियंत्रित करते हैं ना। तो एक तरह से हाँ, आपको पहले ही बोल दिया जाता है भाई, जैसे आप मान लो कहीं जा रहे बाहर, तो मम्मी पहले इंस्ट्रक्शन दे देती ढेर सारे, खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना, है ना, ऐसे वाले। तो एक तरह से सामाजिक नियंत्रण है। फिर आप पहले इंस्ट्रक्शन, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, वही अच्छे से जाना है, मिलजुल के रहना है, ऐसे वाले इंस्ट्रक्शन क्या है, सामाजिक नियंत्रण के इंस्ट्रक्शन है बेसिकली। बेटा बाहर जा रहे हो, ध्यान रखना, शराब वराब नहीं पीना, है ना। दो सिगरेट के लिए बोले तो नहीं, अरे हाँ मम्मी ठीक है, ऐसे, और फिर उसके पॉकेट में रखा हुआ चुपचाप। तो सामाजिक नियंत्रण कम से कम इस तरीके से कार्य करता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। दूसरा लिखे, नेक्स्ट चौथा बिंदु होगा भावनात्मक सुरक्षा। भावनात्मक सुरक्षा जैसे दुखी है ना, मान लो प्रीलिम्स फेल कर गए आप, तो आपको ढांढस बंधाया जाएगा परिवार के द्वारा कि भाई ऐसा होता है, सबके साथ होता है। फिर आपको हिम्मत आएगी। बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, जीवन में असफल होते हैं, और वैसी जगह पर परिवार, समाज, है ना, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के जीवन में इसलिए दुख है क्योंकि उनसे कोई बातचीत नहीं होती, कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि खुद वैसे हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है। तो ऐसे लोग अक्सर परेशान रहते हैं बात नहीं होने के कारण, या फिर सुसाइडल टेंडेंसी के हो जाते हैं लोग, अपने आप में गुम रहते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं करते, यार दोस्त उनके कम होते हैं। तो कुल मिलाकर भावनात्मक सुरक्षा। अगला लिखिएगा, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, फिर लिखिएगा संस्कृति का हस्तांतरण। संस्कृति का हस्तांतरण, इसी को हम परंपरा कह देते हैं। पीछे से जो चली आ रही चीजें हैं उनका यदि पालन लंबे समय तक होता है तो परंपरा है वो, है ना। फिर लिखिएगा समाजीकरण में सहायक। समाजीकरण में सहायक, आगे एक टॉपिक आएगा समाजीकरण, तब इसका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहां से आगे हम लोग कल देखते हैं द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, ये सब की बात करेंगे कल। ये जितने छोटे छोटे वाले कॉन्सेप्ट्स हैं खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। संकल्पनाएं करके टॉपिक है ना, वो खत्म हो जाएगा आपका।